हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज की खबरों को स्टार्ट करने से पहले देखिए, आप डेली बेसिस पे जब तक पैरालंपिक ख़त्म नहीं होता है तब तक हम पैरालंपिक की खबरें सबसे पहले पढ़ा करेंगे, ठीक है। और ये जो बच्चे लोग हैं, ये जो पैरा एथलीट हैं, ये इस मौके पर जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है और उससे पहले ये आपकी चैम्पियनशिप हो रही है, तो आप लोग इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। आप लोग देखिए, ये तस्वीर यहाँ पे शीतल देवी हैं, उनके साथी हैं, इन्होंने अभी जो है आपका सिल्वर मेडल जीता है। तो बहुत इंस्पायरिंग जो है स्टोरी है सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल। अगर आप सबके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल जो है इनकी स्टोरी है, ठीक है। तो बच्चे, अगर इंसान इस स्थिति में भी अगर कोई काम कर पा रहा है, अपना नाम कर पा रहा है, ठीक है, तो इनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन और किस चीज़ से हमें मिल सकती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब तक पैरालंपिक ख़त्म नहीं हो जाता है। हर खिलाड़ी के बारे में जो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहा है, हमें जो है सम्मान दिला रहा है, उनके बारे में हम लगातार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज के जो पहले खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज, इन्होंने पैरा बैडमिंटन में, मैंने क्या कहा था, खिलाड़ी का नाम और उनके खेल का नाम, पैरा बैडमिंटन पैरा शटलर है ये, सुहास यतिराज इनका नाम है। और इन्होंने भारत को जो है आपका रजत पदक दिलाया है, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अगली जो आपकी एथलीट है, इनका नाम है आपका, पैरा शटलर हैं, इनका नाम है थुलसीमाती मुरुगसेन, ठीक है। मुरुगेसन जो है इनका नाम है, थुलसीमाती। तो इन्होंने जो है आपका, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, बैडमिंटन की ही खिलाड़ी हैं ये भी, और इन्होंने भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो दो खिलाड़ी हमारे जो है इस बार जो है ज़्यादातर मेडल जो है, एक तो एथलेटिक्स से आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, लॉन्ग जंप हो गया, रेस हो गया, यहाँ से आ रहे हैं पैरालंपिक में। और दूसरा जो है आपका बैडमिंटन से जो है आपका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सुहास यतिराज का नाम याद रखिएगा, बैडमिंटन, और दूसरा नाम जो है आपका थुलसीमाती मुरुगसेन, इनका नाम याद रखिएगा। ये भी जो है आपकी क्या है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगली जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है, बहुत बार हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। इनका नाम है शीतल देवी। लेकिन शीतल देवी ने बच्चे इंडिविजुअल नहीं जीता है, शीतल देवी ने अपने साथ ही मिस्टर राकेश कुमार के साथ में मिलकर के मिक्स टीम कंपाउंड ओपन में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने जीता है, ठीक है। अभी मैंने सिल्वर कह दिया था, सिल्वर नहीं, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन याद रखिएगा, शीतल देवी और राकेश कुमार। देखिए, जो खिलाड़ी बच्चे आपका पहले से चर्चाओं में है ना, तो एक तरीके से हमें उनसे उम्मीद है। जैसे कि इस बार जो है ओलंपिक है, तो नीरज चोपड़ा से कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी। मतलब हर खिलाड़ी के जो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका नाम हम जो है पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं। पिछले 3 सालों से जो है आपको बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहता है, तो खिलाड़ियों से उम्मीद हो जाती है ना, तो वो खिलाड़ी जो है आपके फेमस होते हैं। तो जिस तरीके से शीतल देवी हैं, शीतल देवी जो है एक बहुत बड़ा नाम है अभी पैरा एथलीट के फील्ड में हमारे यहाँ से, भारत से। तो बच्चे, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन इंडिविजुअल नहीं, इन्होंने अपने साथ ही राकेश कुमार के साथ में मिलकर के हमारे देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अब थोड़ा सा शीतल देवी की बात हो रही है, तो ये जो है इस बार के पैरालंपिक में भारत की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सेलिब्रिटी प्लेयर है, ठीक है। मतलब बहुत फेमस है, बहुत जगह जो है अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, ठीक है। इन्हें जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने नेशनल आइकन के रूप में भी चुना था। आप लोगों ने करंट अफेयर तो पढ़ा ही इनके बारे में, है ना। तो एक अच्छा एक बड़ा नाम है आपका। तो शीतल देवी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इनके ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है बच्चे, अभी इनकी जो उम्र है ना, ये सिर्फ जो है 17 साल की है। 17 साल की उम्र में इतिहास में भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता ये आपकी बनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस बार जो आपका पेरिस 2024 में जो पैरालंपिक हो रहा है, यहाँ पे ये इकलौती महिला हैं जिनके हाथ नहीं है बच्चे, ठीक है। तो बिना हाथ वाली इकलौती जो है तीरंदाज थी हैं। जितने भी कंट्रीज के जो यहाँ पे तीरंदाज आए थे, आर्चर आए थे ना, उनमें से इकलौती ऐसी हैं जिनके की हाथ नहीं है, ठीक है। और बिना हाथों के बच्चे देखिए किस तरीके से अपने पैरों की मदद से जो है आपका ये एक तो गेम खेलती हैं, और गेम खेलते हैं ऐसा है कि जो हाथ वाले लोग हैं उनको जो है हराती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। उसके अलावा बच्चे, अगर हम इनकी बात करें, तो अधिकतर आप खिलाड़ियों की स्टोरी आप लोगों के आजकल जो है आ रही हैं, बहुत जगह जो है हर खिलाड़ी के बारे में हमें बताया जा रहा है ना। सुमित अंतिल हो गए आपके, जो आपके खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आपका वो कोई किसी की दिव्यांगता ऐसी है कि वो बचपन से है, किसी के साथ में कोई हादसा हुआ है, उसके बाद में जो है आपके वो दिव्यांग बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पैरा एथलीट की अपनी अपनी कहानियां हैं। उसी तरीके से शीतल देवी की भी अपनी कहानी है, और इनकी कहानी ये है कि बच्चे, इनके साथ में ना इन पे एक बीमारी है, इस बीमारी का नाम क्या है, फोकोमेलिया नाम है, ठीक है। तो फोकोमेलिया जो है आपका एक बीमारी है, इसके साथ में पैदा हुई थी, और ये आपके एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, इंसानों में होने वाली बहुत रेयर जन्मजात विकार है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर के कुछ अंग अविकसित रह जाते हैं। मतलब वो होते तो हैं जब बच्चा होता है ना,
लेकिन वो डेवलप नहीं होते हैं समय के साथ में, वो आपके अनडेवलप रह जाते हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन इसे कहा जाता है फोकोमिलिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो शीतल देवी के बारे में आज हमने पढ़ा। अगली न्यूज़ आपके अवार्ड से रिलेटेड है। अभी इस बार रेमन मैग्सेसे 2024 इसकी घोषणा हो चुकी है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। रेमन मैग्सेसे की जो विजेता हैं बच्चे, इनमें इस बार भारतीय नाम नहीं है, तो बहुत सारे नाम हैं इधर उधर के कंट्रीज़ के हैं, एशियन कंट्रीज़ के हैं। हमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, इनका नाम है, देखिए, जापानी फिल्म निर्माता हयायो मियाकाजी, ठीक है, मियाजाकी इनका नाम है, हयायो मियाजाकी इनका नाम है, और इन्हें सबसे महान एनिमेटर और निर्देशक के रूप में माना जाता है। इनकी बहुत ही फेमस बच्चे एनिमेशन वाली मूवीज़ हैं, एक तो माय नेबर टोटोरो है और एक आपका किकीज डिलीवरी सर्विस है। अगर आप भी एनिम देखते हैं, है ना, एनिमेशन देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप लोगों ने इन मूवी का नाम सुना होगा और इनका नाम सुना होगा। इनका नाम है मियाजाकी। तो मियाजाकी जी को जो है जापान के हैं, बहुत फेमस एनिमेटर हैं, बहुत फेमस निर्देशक हैं। इनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2024 का, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ और लोग हैं बच्चे जिन्हें कि 2024 का रेमन मैग्सेसे मिला है। इस बार किसी भारतीय का नाम नहीं है। तो बाकी आप लोग अगर देखें तो भूटान है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जापान है ना। तो मियाजाकी को तो हमने पढ़ लिया है। आपको याद रखना है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ठीक है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है आपको याद रखना है। देखिए ये क्या है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है, आपको नाम से पता लग रहा होगा ना। तो ये जो है एक आंदोलन था जो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से जो रेमन मैग्सेसे रेमन मैग्सेसे 2024 का दिया गया है, ये कौन सी देश की संस्था को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका थाईलैंड है बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा, ये है आपका थाईलैंड। थाईलैंड का जो है आपका मूवमेंट है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट इसका नाम है। इन्होंने भी आपका क्या जीता है, ग्रुप में रेमन मैग्सेसे जीता है। उसके अलावा अगर रेमन मैग्सेसे की स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक पढ़ना जरूरी है, तो स्टैटिक की अगर बात करें तो पहले भारत की बात कर लेते हैं। भारत में बच्चे सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे दिया गया था वो विनोबा भावे को दिया गया था 1958, ठीक है, याद रखिएगा 1958 में दिया गया था। किसे दिया गया था, विनोबा भावे को दिया गया था। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि रेमन मैग्सेसे शुरुआत कब हुई थी, 1957 में आपका ये शुरुआत हुई थी, और इसे जो है आपका एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक है। इसे कौन सी सरकार देती है, कौन सा देश देता है, तो इसे फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और फिलीपींस के जो बच्चे तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे आपका दिया जाता है। और कहाँ पे दिया जाता है, फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहाँ पे इसे दिया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक चीज़ें भी आपको याद रखनी है, करंट तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। देखिए सारे विनर्स का नाम याद रखिएगा, सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो मियाजाकी जी का नाम याद रखना है, जापान के हैं, एनिमेटर हैं, इन्हें दिया गया है। और दूसरा आपको याद रखना है ये रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ठीक है, कौन से देश का है, ये आपका थाईलैंड का है, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे है तो एशियन कंट्री को ही बच्चे आपका दिया जाता है। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पे आपको याद रखना है कमेटी के नाम, ठीक है। कमेटी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी आप लोगों ने पिछले 2 साल से जो है एक न्यूज़ लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है किसान मूवमेंट, किसान आंदोलन। किसानों के बीच में, सरकार के बीच में बहुत फेज की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसके चलते बच्चे आपका आप देखते हैं कि हर 2 महीने में जो है आपका ये किसान मूवमेंट जो है आपका दोबारा से उठ खड़ा होता है। तो इसी मामले में आप लोग देखेंगे शंभू सीमा पर, ठीक है, किसके बीच में है ये 2 राज्यों के बीच में है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो आपका ये शंभू बॉर्डर है, यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं किसान, उनकी शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, इनका नाम है मिस्टर नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। किसने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए बच्चे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ना वो अलग अलग काम करता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखेंगे तो कि सुमोटो कॉग्निजेंस उसके द्वारा लिया जाता है ना, किसी मुद्दे में अगर उसे बुलाया भी नहीं जाता तो खुद से जो है किसी मुद्दे में अपनी दखलंदाजी उसके द्वारा की जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है अलग अलग क्षेत्राधिकार है, उसके अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। ये आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट है बच्चे, ठीक है। संविधान में जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे उसके क्षेत्राधिकारों के बारे में पढ़ा जाता है।
अब ये जो काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ये काम किया है, ये दो स्टेट के बीच में जो है आपका क्या है, एक इस तरीके से विवाद चल रहा है, उसमें जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय, अपना डिसीजन सुनाया है। ये कौन से क्षेत्राधिकार के तहत किया गया होगा, तो बेसिकली इनके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके क्षेत्राधिकारियों के बारे में आपको बताऊंगी, फिर आप खुद से बताइएगा मुझे कि कौन से क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है आपका ओरिजिनल, इसे कहा जाता है वास्तविक या फिर मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है बच्चे, जो यूनियन यानी कि केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, उसे सुलझाने के लिए जो है आपका सुप्रीम कोर्ट इस वाले जुरिस्डिक्शन का सहारा लेता है। उसके बाद में आपका अपीलिएट, अपीलिएट का मतलब है अपील, अगर अपील की जाती है तो। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति है, उसका अगर फाइनल डिसीजन हो गया हाई कोर्ट में, ठीक है, अगर उसे हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे फेवर में नहीं है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो दोबारा अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये भी हो गया आपका अपीलिएट या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद में आपका एडवाइजरी यानी कि सलाहकारी। सलाहकारी में क्या होता है, कभी कभी राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो सीजीआई से या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। उसके बाद रिट है, रिट तब जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब हमारे यानी कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब जो है आपका रिट जारी की जाती है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं। उसके बाद में स्पेशल पावर है बच्चे, स्पेशल पावर में आपका क्या किया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहीं भी किसी मामले में अगर उसे लगता है कि हमारे इसमें इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कोलकाता वाला जो केस हुआ था, कोलकाता वाले में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वतः संज्ञान लिया गया था, है ना। तो स्वतः संज्ञान कैसे लिया जाता है, अगर कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि कहीं पे न्याय वाला काम नहीं हो रहा है, अन्यायपूर्ण काम किया जा रहा है या फिर आपका कानून के विरुद्ध काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद से जो है उस चीज़ का संज्ञान लेकर के उसमें अपना डिसीजन सुना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है विशेषाधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में होते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, सरकार के द्वारा, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूके स्थित साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपके यूके की है ना, यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी है। इसको दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में एक परिसर स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो बच्चे ये जो यूनिवर्सिटी, इसका नाम याद रखिएगा, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूजीसी भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनिमय 2023 एक आपका बच्चे क्या है, रेगुलेशन है। ठीक है, एक तो आपके एक्ट होते हैं, एक आपके नियम होते हैं जिन्हें रेगुलेशन कहा जाता है। तो अभी 2023 में सरकार के द्वारा एक नया रेगुलेशन निकाला गया था। रेगुलेशन का नाम है यूजीसी भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनिमय 2023। इसके तहत ये जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है, इसके तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बन गया है। ठीक है, तो इस ये जो आपका विनियम देख रहे हैं ना, ये जो रेगुलेशन आप लोग देख रहे हैं, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो है आपका जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपस भारत में खोले जाने हैं। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशन है ये आपका 2023 में आया था और अब इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है और ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कि अपना कैंपस खोलेगी। कहाँ पे खोलेगी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम आपका हरियाणा में है। ठीक है, और ये जो बच्चे आपका विनिमय है, ये जो आपका विनियम है या फिर ये जो आपका रेगुलेशन है ना, इसे जो है आपका 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ना, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत जो है आपका ये रेगुलेशन लाया गया था। ठीक है, और इस रेगुलेशन में ये कहा गया है कि जो आपकी 500 विदेशी विश्वविद्यालय हैं उन्हें भारत में परिसर स्थापित करने के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें इनवाइट किया जाएगा कि वो अपने कैंपस यहाँ पे खोले। ठीक है, तो उसके तहत जो है आपका पहला यूनिवर्सिटी भारत में आ चुका है और इसका नाम है आपका साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। कहाँ का है, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। अगली न्यूज़, अब ये न्यूज़ थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अभी एक नेटफ्लिक्स पे बच्चे आपका एक ट्रेलर आया है, इसका नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। ठीक है, इस तरीके से इसका पोस्टर है, द लॉन्गेस्ट हाईजैक ऑफ अ नेशन। देखिए ये आपका जो IC-814 है, इसकी कहानी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट है। अभी क्या हुआ है बच्चे, जो हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इन्होंने जो ये फिल्म के मेकर हैं या फिर जो OTT के ओनर हैं, यानी कि जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे आई है मूवी, वेब सीरीज, ये मूवी जो है आपकी नेटफ्लिक्स पे आई है, तो OTT के जो ओनर है यानी कि जो नेटफ्लिक्स वाले हैं और जो
इसकी मेकर हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। ठीक है, किस चीज़ पे स्पष्टीकरण मांगा है कि जो कंधार हाईजैक हुआ था इस सीरीज पे, जिसमें अपहरणकर्ताओं के चित्रण को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। अब अपहरणकर्ता यानी कि जिन्होंने हाईजैक किया था ना, वो जो है आपका कहा जा रहा है कि उनके जो नाम है वो यहाँ पे गलत दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों गलत दिखाया है। ठीक है, क्यों किया है ऐसा। तो ये फिल्म बेसिकली क्या है कि कंट्रोवर्सी में आ गई है ना, तो जब भी कोई चीज़ कंट्रोवर्सी में आती है वो न्यूज़ बनाती है, न्यूज़ के कारण जो है हमारी क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, द कंधार हाईजैक। अब ये जो घटना है ना, ये न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती अगर ये इमेजिनरी मूवी होती तो, लेकिन ये इमेजिनरी मूवी नहीं है बच्चे, ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक घटना है, द कंधार हाईजैक। इसके बारे में आपको बताती हूँ, इवेंट आपको याद रखने कब क्या हुआ था। कंधार हाईजैक में बच्चे सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले है आपका 1999 24 दिसंबर को। इस दिन क्या हुआ था, इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी 814, जिसे आमतौर पर ICC 814 के नाम से जाना जाता था। एक इंडियन एयरलाइन एयरबस A300 थी, इसमें पैसेंजर्स थे। ठीक है, पैसेंजर थे, और इसे जो है 24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन, अब ये जो एक्यूज थे यानी कि जो ये पूरा का पूरा ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप था, जिनके द्वारा ये आपका घटना की गई थी, उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, हरकत उल मुजाहिदीन के 5 सदस्यों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। काठमांडू से दिल्ली जो है आपकी फ्लाइट जा रही थी, काठमांडू यानी कि नेपाल से इसे दिल्ली जाना था। दिल्ली की जगह ये आपका अमृतसर होते हुए फिर दुबई से लेकर के फिर ये अफगानिस्तान चली जाती है। अफगानिस्तान क्यों जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान के बच्चे उस समय बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पे, जैसे अफगानिस्तान का जो कंधार वाला एयरपोर्ट है वहाँ पे जो है आपका तालिबान का वो था, कंट्रोल था। ठीक है, तो वहाँ जो है इसे ले जाया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी आपकी 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को जो है ये अपहरण किया गया था। उसके बाद में आपका 25 दिसंबर को अपहरणकर्ताओं के द्वारा विमान को अफगानिस्तान के कंधार में उतरने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 27 दिसंबर को 2 दिनों की आंतरिक चर्चा के बाद भारत सरकार ने गृह मंत्रालय से मिस्टर विवेक काटजू, नाम याद रखिएगा, मिस्टर विवेक काटजू को उनके नेतृत्व वाली वार्ताकारों की टीम के साथ में वहां पे बात करने के लिए भेजा था अफगानिस्तान में। ठीक है, अब ये जो टीम गई थी ना, इस टीम में एक तो नाम है आपका विवेक काटजू, और दूसरा जो नाम है वो है मिस्टर अजीत डोभाल। ये कौन है, ये हमारे वर्तमान में NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, अजीत डोभाल और CD सहाय, इन तीनों की जो है आपकी एक टीम गई थी उन लोगों से जो मिलिटेंट थे, आतंकवादी थे, उनसे बात करने के लिए। ठीक है, और उनकी सिफारिशें क्या थी कि हम जो है आपके पैसेंजर को छोड़ देंगे, लेकिन बदले में आपको हमारे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो कि भारत की जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपकी बात होती है 27 दिसंबर को, उसके बाद बचे आपका फाइनली 31 दिसंबर को, ये जो आपका पूरा का पूरा, इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी देश का जो सबसे लंबा ये कहा जाता है हाईजैक था। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, 24 दिसंबर से, और खत्म होता है आपका 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 31 दिसंबर को जो है आपका भारत की बातचीत जो हुई थी, नेगोशिएशन जो हुआ था टेररिस्ट के साथ में, उसके बाद भारत के 3 आतंकवादियों अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर, इन तीनों को जो है आपका रिहा कर दिया गया था। उसके बदले जो है पैसेंजर को वहाँ से रिहा किया गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इवेंट है बच्चे, इसे कंधार हाईजैक कहा जाता है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखनी है, डेट्स याद रखनी है। दूसरा जो है, जो हमारे गृह मंत्रालय के जो उस समय रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इस टीम को लीड कर रहे थे, विवेक काटजू, उनका नाम याद रखना है। दूसरा अजीत डोभाल, जो कि अभी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पद पर जो है नियुक्ति है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी घटना का जो एक सिनारियो है, हिस्ट्री हमारे देश की रही है, वो मैंने आपको बता दी है ना। तो ये मूवी जो है आपकी कंट्रोवर्सी में है, देखते हैं अभी जो मेकर्स हैं नेटफ्लिक्स से वो क्या जवाब देता है, क्या करता है इस पे। ठीक है, वो हम देखते हैं। अगला है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का अनावरण किया गया है। ठीक है, और स्लीपर ट्रेन सेट का जो अनावरण किया गया है, ये किया गया है बेंगलुरु में। अब बच्चे ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, ये जो आपकी बनाई गई है ना वंदे भारत, ये स्लीपर ट्रेन सेट है, और इसे जो है आपका बनाया गया है BML के द्वारा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसे डिज़ाइन किया गया है, इसे बनाया गया है। दूसरा क्या है, BML के जो चेयरपर्सन है वर्तमान में, उनका आपको नाम पूछा जा सकता है, MD भी हैं, चेयरपर्सन भी है, इनका नाम है शांतनु रॉय इनका नाम है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो नई वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन सेट जो आपका इनोग्रेट हुआ है, वो किसने बनाया है, BML ने उससे बनाया है, और इसके जो वर्तमान में MD हैं, जो इसके चेयरपर्सन है, इनका नाम है मिस्टर शांतनु रॉय। ठीक है, इतना बचे आपको
याद रखना है। अब करते हैं छोटी छोटी न्यूज़। छोटी छोटी न्यूज़ में सबसे पहले है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करवाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पे बनने वाला है? ये बनने वाला है आपका बनारस में। बनारस में कौन से विश्वविद्यालय के भीतर? विश्वविद्यालय का नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन बना रहा है? यूपी की गवर्नमेंट बना रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसे बना रही है। अगली जो न्यूज़ है ये एक तरीके का एक एग्रीमेंट है। देखिए, भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, अब इस समझौते ज्ञापन में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो आपको याद रखना है। भारत है, मालदीव है, मॉरिशस और आपका श्रीलंका है। ये 4 देश है बच्चे, और 4 देश मिलकर के क्या करने वाले हैं? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में यहाँ पे जो है आपका मिलकर के एक सचिवालय की स्थापना करने वाले हैं। कहाँ पे होगा? कोलंबो में। कोलंबो कहाँ पे है? श्रीलंका में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, एग्रीमेंट है। अगली न्यूज़ अगेन यूपी से रिलेटेड है। लखनऊ छावनी के सूर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतीक्षित 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव शुरू हो गया है और इसका इनॉग्रेशन किया है यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो सशस्त्र सेना महोत्सव कहाँ पे हुआ है पूछा जाएगा? लखनऊ में हुआ है। लखनऊ कहाँ पे? यूपी में हुआ है। ठीक है, ये है आपका आर्म फोर्सेस फेस्टिवल। अगली जो न्यूज़ है ये है विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.6% से पूर्वानुमान से बढ़ा करके इसे 7% कर दिया है। हम लोग बहुत बार ये न्यूज़ पढ़ते हैं बच्चे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की जो ग्रोथ बताई थी वो पहले बताई थी 6.6%, लेकिन भारत की जो ग्रोथ है एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसे देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ है 2024-25 के लिए ये 7% रहेगी। ठीक है, पहले 6.6 था, अभी जो है आपका 7% हो गया है। ये आपका संशोधित अनुमान है और यहाँ पे जो अनुमान आपका है वो खत्म होता है और यहाँ पे आपकी खबरें भी खत्म होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आज की जो न्यूज़ है कंधार हाईजैक के बारे में जो बताया है उसे याद रखिएगा, वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, जो बाकी न्यूज़ है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहेंगी। फिल्म हो सकता है कि सेंसर हो जाए, फिर हो सकता है कि ना रिलीज़ हो, कुछ भी हो सकता है इसके मामले में ना। देखते कि मेकर्स क्या इसका जवाब देते हैं। हो सकता है कि इसमें जो है आपका थोड़ा सा एडिट किया जाए, चीज़ों को जो है आपका सेंसर किया जाए, जो भी होगा, लेकिन हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।